बोर्ड एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो पहले पोस्ट किया जा चुका है, जिसमें पहले और दूसरे सवाल के जो भी पॉइंट है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की है। इस पूरे पेपर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैंने कम से कम 4-5 दिनों से पूरा पेपर तैयार किया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करके। तो आज हम तीसरे प्रश्न के अंदर जो भी 17-18 सवाल पूछे जाते हैं, उनके एक-एक सवाल का विश्लेषण करेंगे और उससे संबंधित जो भी और सवाल बन रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कृपया आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना। और आप अगर आए हैं तो एक बार कम से कम 5-7 मिनट इस वीडियो को देखना, ताकि आपको सवाल पसंद आए तो फिर आगे देखते रहिए। वरना एकदम आप आए वापस निकल गए तो फिर उससे आपको इस सवाल की क्वालिटी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगी। पहला सवाल है, 2 पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अगर दिया हुआ है 12 और 336, यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्या है कि आप सीधा दूसरा तरीका नहीं लगाओगे, इस सवाल को करने के लिए क्या करोगे, सूत्र लगाओगे कि हम जानते हैं कि ए इंटू बी दो संख्याओं का गुणनफल है, वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक पूर्णांक दिया हुआ है 48, जैसे ए की जगह 48 दिया हुआ है, दूसरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, एचसीएफ का मान दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 337। तो ऐसी स्थिति के अंदर बी का मान निकालना है, तो बी के साथ जो भी संख्या उसका पक्षांतर कर दो। 12 इंटू 337 बटे 48, तो 48 डिवाइड हो रहा है 12 से 4 बार, 4 से 337 डिवाइड हो जाएगा 8 और 4 84, यानी जो दूसरी संख्या है वो आपको कितनी मिल जाएगी 84। तो इस तरीके से इस सवाल को करना है बहुत शॉर्ट मेथड से। अब इसके बाद अगला सवाल है, प्राकृत संख्या n के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। n के लिए 4 की घात n कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्यों, कारण देना है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे हम अपनी तरफ से रखेंगे, जैसे n बराबर 1 रखने पर 4 की घात 1 है, उसका मान 4 आता है। इसी तरीके से 2 रखने पर 4 की घात 2 का मान 16 आता है। 3 रखने पर 4 की घात 3 का मान जैसे 64 आ जाएगा। 4 की घात 4, इसी तरीके से n का मान है वो 4 रखने पर तो आ जाएगा 256। तो इन चारों मानों को देख करके हम आंसर ये करेंगे कि n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n है, वो या तो कहाँ पर समाप्त हो रही है, इकाई अंक 4 या 6 पर, 4 या 6 पर समाप्त हो सकती है। अतः ये संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ध्यान देना, एक बार आंसर लिख देता हूँ। जैसे 4 की घात n है, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। पहली बात है कि 0 पर समाप्त वही होती है जिसके गुणनखंड में 2 इंटू 5 आता है। तो 4 का गुणनखंड अगर करोगे तो भी 2 इंटू 2 आएगा। एक तो कारण ये है कि इस वजह से ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होती है। और दूसरा कारण आप उदाहरण दे करके भी दे सकते हैं। तो 2 इंटू 5 होने पर संख्या कोई भी है, जैसे 4 की घात n 0 पर समाप्त होती, इसलिए 2 इंटू 5 इसके गुणनफल में नहीं है, तो इस वजह से ये 4 की घात n है वो इस पर समाप्त नहीं होती है। वैसे इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य आप तक महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहुंचाना, फिर भी साथ साथ में हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको अगर कोई सवाल हार्ड लगे तो उसका आंसर भी समझ में आए। अब तीसरा सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k का एक शून्यंक -2 है, दूसरा शून्य ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसका सीधा गुणनखंड करके शून्य निकाल देगा, तो यहाँ पर अचर पद है जैसे के लिख दिया है, तो शून्य का आप निकाल नहीं सकते। अब एक शून्य दे दिया है, अगर आपको के का मान पूछता, जैसे द्विघात बहुपद के एक शून्य -2 है, के का मान ज्ञात कीजिए, तब आप एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस के में एक्स की जगह -2 रख करके के का मान निकाल सकते थे। पर वो भी नहीं पूछा, यहाँ से पूछा दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरा शून्य निकालना है, उस समय क्या करोगे, ए का मान 1, बी का मान 6, सी का मान के, ये तो गुणांक के मान निकालने। इसके बाद आपको यहाँ पर किसका मान पता है, बी का और ए का, तो बी और ए से संबंधित सूत्र कौन सा बनता है, शून्यों के योग का अल्फा प्लस बीटा। अगर एक शून्य का अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मिलता है उसका माइनस बी बटे ए। तो अल्फा और बीटा में से एक मान दिया हुआ, जैसे -2 प्लस बीटा बराबर -b की जगह -6 बटे 1 की जगह 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -2 प्लस अल्फा बराबर -6 या अल्फा बराबर -6 प्लस
2 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान मिल जाएगा -4। अतः दूसरा शून्य का वो क्या है, -4 है। इस तरीके से बहुत शॉर्ट में आपको इनका आंसर निकालना है, जब भी एक शून्य देकर के दूसरा शून्य पूछा जाए तब। अब इसके बाद अगला सवाल है, दो अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक अगर x है, दायिक अंक b है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है दो अंकों की संख्या का। दो अंकों की संख्या होती है, वो सूत्र होता है 10 इंटू दाई प्लस इकाई। तो 10 इंटू दाई, दाई की जगह किसको लेना है, बी को। तो 10 बी प्लस इकाई की जगह किसको लेना है, ए को। तो ये दो अंकों की संख्या बन जाएगी 10 बी प्लस ए। अब इसके बाद यहाँ पर और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे 3 पेंसिल 4 पेनों का मूल्य इतने रुपए है, तो उसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना। अगला सवाल है एपी ज्ञात करनी है आपको, जिसका एनवां पद एन बराबर 3 प्लस, यानी दिया है ए एन बराबर 3n प्लस 2, और आपको एपी पूछी, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, 3 पद ज्ञात करके एपी बनानी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, एन की जगह मान रखोगे, जैसे एन बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 3 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ से मान मिल जाएगा 5। इसी तरीके से n बराबर 2 रखने पर a2 का मान है वो 3 इंटू 2 प्लस 2, तो सन 2 8। इसी तरीके से a3 3 रखने पर 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11। अतः एपी है वो क्या मिल जाएगी, 5 8 11 n पदों तक। तो ये एक श्रेणी बन जाएगी बहुत संक्षेप में। और यहाँ पर तीसरे सवाल के अंदर वही पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आप 3 या 4 लाइनों से अधिक में नहीं निकाल सकते, मतलब बहुत शॉर्ट में आप उनका उत्तर देना है जिस विधि से पूछा है। अब इसके बाद छठा सवाल देखिए। छठा सवाल आपको पूछा जाएगा, बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। अब ये सवाल आपने शायद ही देखा होगा प्री बोर्ड के या अन्य ब्लूप्रिंट मॉडल पेपर के आधार पर, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी। तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र सीधा बनता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर x का मान क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट। तो 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, दोनों का रूट जोड़ोगे 25 और 25 का वर्गमूल ज्ञात करोगे तो 5 मात्रक। तो यहाँ पर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का ये तरीका ध्यान रखना है। अगला सवाल है, जैसे 7वां त्रिकोणमिति से आएगा और वहां पर आपको पूछा गया है, जैसे कोस 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान ज्ञात करना। तो त्रिकोणमिति की टेबल से आप इसका मान निकालोगे। तब क्या करना है, जैसे कोस 60 का मान, एक तो मान भी आपको दिखा दूं टेबल के आधार पर, थोड़ा सा अगर किसी को टेबल में दिक्कत आती है तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप आराम से टेबल को 2 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 2 मिनट तो ज्यादा, 1 मिनट में बना करके उनसे संबंधित सवाल कर सकते हैं। साइन का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, 3 ये ज्ञात कर लो। उसके बाद 3 अगले हैं वो इसके व्युत्क्रम हो जाएंगे। तो जैसे देखो पहले के अंदर मान भरना है, याद रख लेना, जैसे एक 0 है, फिर 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। इसका पूरा तरीका तो एक और वीडियो के अंदर प्रस्तुत करूंगा, टेबल किस तरीके से बनाई जाती है आसानी से। लेकिन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस का मान भरने के लिए 90 डिग्री शुरू करो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हमें किसका मान चाहिए, cos 60 का। तो cos 60 का मान कितना है, 1/2। उसके अंदर 1 जोड़ना है, हर के अंदर 1/2 के अंदर 1 घटाना है। तो अंश में अलग लसक लो और हर में अलग लसक लो। अब हर में तो घटाना है तो 1 - 2 हो जाएगा, अंश में आ जाता है 3/2 और हर में आ जाता है -1/2। बट्टे के नीचे बटा होने पर हर वाली संख्या गुणा में व्युत्क्रम में लिख दी जाती है, मतलब 2/-1 या माइनस अंश में आता है, 2 से 2 डिवाइड हो गया। अब उत्तर आता है 3/-1 या माइनस का 3। तो इस तरीके से cos 60 का मान पूछा जाता है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। और tan थीटा की सारणी बनी है तो साइन बटा कोस लिख दो, 0/1 बराबर 0।
अंश बटा अंश लिख दो, फिर 1/√3, 1/1 और √3/1, अंश और अंश का भाग दे दो, तो √3 1/0। अब 1/0 यानी ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ऐसी स्थिति में हम इसका क्या लिखते हैं, अपरिभाषित या अनंत। तो इस तरीके से आप टेबल का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हो जब भी इस सवाल के अंदर जरूरत पड़े। फिर अगला सवाल है, किसी 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त है, 7 सेमी त्रिज्या वाले, ये वर्त वाले पार्ट से है, 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से, एक बिंदु है जो बाहर स्थित है, बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई 13 सेमी, 13 सेमी। तो बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए यदि बिंदु है वो केंद्र से 13 सेमी दूर है, सॉरी बिंदु है वो 13 सेमी दूर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे, वर्त बना करके आप समझ सकते हो, एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, त्रिज्या 7 सेमी है, इसके बाहर स्थित एक बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी है 13 सेमी। यहाँ से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण होती है। अब इसका त्रिभुज भी दे सकते हैं, जैसे पी ओ ए में, और ऐसी स्थिति में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो यहाँ पर समकोण है, ये आधार भुजा और लंब भुजा में से मान सकते हैं। आपको निकालना एपी का मान या पी ए का, तो पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर हो जाता, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण भुजा, उसको एक को अलग रख दो, बाकी दोनों के वर्गों का योग करना है, और कर्ण भुजा है वो ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी ए का स्क्वायर दिया नहीं है, ओ ए 7 सेमी, ओपी है वो 13 सेमी। तो ऐसी स्थिति में, सॉरी यहाँ पर 5 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या लेकर के, तो 5 से पी ए स्क्वायर 5 25 और 13 का 169। ऐसी स्थिति में पी ए का स्कोर है वो 169 में से 25 घटा लोगे 144, स्कोर हटाओगे सामने की संख्या का रूट, यानी पी ए का मान कितना मिल जाएगा आपको, 12 सेमी। तो उस वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 सेमी। उसके बाद अगला सवाल है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, हाँ इसका 7 था वो भूल से उसमें आ गया था। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, फिर से त्रिज्या 7 सेमी वाले वृत्त के केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण, जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब जैसे देखो ब्लू प्रिंट के अंदर चाप की लंबाई पूछी है, यहाँ त्रिज्य खंड का सूत्र पूछा है, यहाँ पर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ऐसे भी लिखा जाता है, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर जगह 7 इंटू 7 और थीटा की जगह 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। तो 60 से 360 डिवाइड 6 बार, 7 से 7, 22 का 7 से गुणा 154, 154/6 सेमी। अब 154 तो फिर काट लो, 77/3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब उसके बाद अगला 10वां सवाल है, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये तो नॉर्मल सवाल है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी हुई 88 सेमी, जिसकी परिधि है वो 88 सेमी है।
अब आपको वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले आपको दी हुई क्या परिधि, जिसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर 88। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो आर का मान निकालना है, पक्षांतर कर दो बाकी सभी का। 88 इंटू 7 हो जाएगा, 7 भाग का गुणा में, और 2 इंटू 22 भाग में चला जाएगा। तो 22 से 88 4 बार, 2 से 4 2 बार, 2 का 7 से गुणा 14 सेमी। अब आपको वर्त की त्रिज्या मिल गई 14 सेमी, ज्ञात करना है वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। इस प्रकार से आप हल करके इसका उत्तर दे सकते हैं। 7 से 14 कट गया 2 बार, 22 का 7 से गुणा 154, 154 का फिर 2 से 308, 308 का 2 से, यानी यहाँ पर आ जाएगा 716 सेमी स्क्वायर एक वर्त का क्षेत्रफल, जब आपको परिधि दी हुई है। अब यहाँ पर एक सवाल क्या है, इसके साथ ही और बता दूं, कभी कभी बनता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसको भी एक्स्ट्रा याद रखना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे देगा या जिसकी परिधि। अब परिधि देकर के भी चतुर्थांश पूछा जाता है, क्योंकि चतुर्थांश में तो बोल रहा है कि चौथा हिस्सा निकालना आपको। परिधि दी हुई है तो आपको यहाँ से फिर आर का मान निकालना, आर के बाद चतुर्थांश यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर में मान रख करके हल करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। फिर अगला सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर माध्यक का सवाल क्या है, माध्यक के अंदर पूछा जाता है, जैसे एक तो चर दे देगा आपको, एक्स का मान दे देगा, एफ का मान दे देगा, 10 20 30 40 50। और ध्यान रखना ये सारणी है जो अपने किताब के अंदर कहीं नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे जाते हैं। अपने 14 पाठ के अंदर 3 प्रश्नावलियों के अंदर पूरी वर्गीकृत सारणियों के सवाल दिए हुए माध्य माध्यक बहुलक के। तो यहाँ पर जैसे 3 4 7 6 2, 3 4 7 6 2 ज्ञात करना है माध्यक। तो ऐसे प्रेक्षणों का माध्य कैसे निकाला जाता है, यही आप टेबल वापस बनाते हैं, और एक मान जैसे मैं यही कर लेता हूँ, लेकिन आप इस तरह का टेबल बनाते हैं, सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ निकालोगे, खुद की बारंबारता, जैसे 3 4 7 6 2, 10 20 30 40 50, और यहाँ पर योग, और यहाँ पर निकालना है सी एफ, एफ और एक्स। 3 बारंबारता जोड़ते जाओ, 3 4 7 7 7 14, 14 से 20, 20 तो 22। तो यहाँ पर एन का मान है वो कितना मिलता है 22। और माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, एन का आधा करना है, 22/2 यानी 11 या ठीक अधिक। अब 11 सी एफ आई है नहीं, तो इससे अगली सी एफ कितनी है 14। तो 14 सी एफ वाला चर क्या है 30। तो ठीक अधिक सी एफ वाला चर है वो इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्यक कितना आ जाएगा 30। इस सवाल को भी ध्यान में रखना। उसके बाद 12वां प्रश्न, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से 11 के अंदर माध्यक पूछा था, उसी तरीके से 12 के अंदर कंटिन्यू पूछेगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए भी टेबल वही देगा जो आपने प्रश्नावली में नहीं लिया, छोटी सी टेबल देगा, अवर्गीकृत सारणी देगा, मतलब वर्गों में बटी हुई नहीं होगी, और आपको उसका बहुलक निकालना होगा। तो 5 10 15 20 25 इस तरीके की सारणी दे दी है, 4 7 5 3 6। अब हमें ज्ञात करना है इसका बहुलक। तो माध्य के लिए तो फिर भी सीएफ निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, नहीं बहुलक के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे अधिक आवर्ती वाला वर्ग कौन सा है या चर कौन सा है, एक्स है। जैसे 10 7 जिसकी बारंबारता देखे, यानी यहाँ पर लिखोगे सबसे अधिक सी एफ सॉरी एफ वाला, सबसे अधिक एफ वाला या आवर्ती वाला चर 7 है, जिसकी 10 है, जिसकी आवर्ती कितनी है 7 बार आया है, अतः इसका बहुलक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीसरे प्रश्न के अंदर आने वाले सभी 10 से 12 सवालों का विश्लेषण किया है। और उसके बाद सवाल आता है चौथा, जो फिर अगले पार्ट के अंदर आते हैं, जिसमें अंक भार भी बढ़ जाता है प्रत्येक का। जैसे चौथा सवाल है, एक द्विघात बहुपद, यहाँ पर द्विघात बहुपद दे देगा,
और द्विघात बहुपद का ही सवाल है। अब जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, या यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बनने वाले सवाल को एक बार थोड़ा मैं साइड में बता देता हूँ। जैसे एक तो 4x स्क्वायर प्लस 8x के शून्य पूछे जाए। अब इस तरीके का शून्य पूछेगा, उसकी क्या करोगे, सीधे जोड़े बना लो, एक ही जोड़ा बनता है, कॉमन ले लो। जैसे 4x कॉमन आ रहा है, पीछे रहेगा x प्लस 2। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो 4x बराबर 0, तब x का मान मिल जाएगा 0, और x प्लस 2 बराबर 0, तब x का मान क्या मिल जाएगा, -2। तो एक तो तरीका है ये। एक दूसरा इस सवाल आता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य। अगर इस तरीके का पूछे तो वहां पर शून्य निकालने के लिए क्या करोगे, इसको द्विघात वो a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण का रूप बदल सकते हो। तो यहाँ पर सरल समीकरण लग रही है एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक बार एक्स प्लस 3, एक बार एक्स माइनस 3। अब प्रत्येक को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स प्लस 3 बराबर 0, या एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स का मान मिल जाएगा -3, और यहाँ मिल जाएगा एक्स का मान 3। तो ये इसके दोनों शून्य हो जाएंगे। तो इस विधि को भी ध्यान में रखना। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पक्षांतर कर दे सीधा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधा 0 के बाद पक्षांतर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तब एक्स बराबर हो जाएगा 9 का रूट, और रूट लगाते प्लस माइनस दोनों चिन्ह। तो यहाँ पर भी एक्स का मान आ जाएगा प्लस या माइनस का 3। तो भी वही शून्य का आता है, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3। अब इसी तरीके का सवाल जैसे यहाँ पर मैंने चौथा सवाल लिया, उस तरीके का सवाल अपना प्रश्नावली के अंदर एक पढ़ते हम टी स्क्वायर माइनस 15 वाला। तो टी स्क्वायर माइनस 15 का भी अभी जैसे ये सवाल करवा रहा हूँ उसी तरीके से होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब आपको संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, इसके बारे में भी सवाल आता है। तो अब जैसे सबसे पहले आप इसके शून्य निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन नहीं आता है। ऐसी स्थिति में सीधा बराबर 0 रख करके पक्ष आने कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3, या एक्स बराबर हो जाएगा प्लस का जो 3 था उसका रूट, और रूट लगते प्लस माइनस दोनों चिन्ह, यानी एक्स बराबर √3, और दूसरा एक्स का मान है वो माइनस का √3। तो इस प्रकार से इसके दो शून्य मिल जाएंगे। अतः शून्यंक √3 और माइनस का √3 है। अब शून्य ज्ञात करने के बाद संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करते समय ऐसे सवालों पर ध्यान रखना है, तीनों चर या तीनों पद है या नहीं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मानक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 सॉरी के समान रखने पर, तो इसके समान रखोगे तो ए का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो है, यानी 1, बी का मान एक्स का गुणांक, तो एक्स का तो पद ही नहीं है, तो बी का मान 0, और सी अचर पद है तो माइनस का 3। ये लेने के बाद एक तरफ तो शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का योग, और वो बराबर होना चाहिए गुणांकों के योग की, यानी गुणांकों के योग का सूत्र है -b/a। शून्यकों के योग, अब शून्य का हमने निकाला है √3, और उसके अंदर जोड़ना है माइनस का √3, और यहाँ माइनस बी का मान है 0/1, तो इस तरफ मान हो जाएगा 0, और यहाँ पर प्लस का √3 माइनस √3 0। तो ये तो समझ सकते हैं। और फिर शून्यकों का गुणा और गुणांकों के गुणा की भी जांच करनी। तो शून्यकों का गुणा बराबर होगा गुणांकों के गुणा का, और गुणांकों गुणा का सूत्र क्या है, c/a। तो शून्य को गुणा √3 का माइनस √3 से गुणा करना है, और इधर c का मान है -3/a का मान है 1 यहाँ से। तो यहाँ पर इन दोनों गुणा करोगे, प्लस का माइनस से माइनस, और √3 का √3 से आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी -3। अतः शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य है। इतना लिख करके आप इस सवाल को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल जो चौथे से लेकर के 20वें तक है, उनका विश्लेषण, डिटेल विश्लेषण अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद, और अगले वीडियो को जरूर देखें।